नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो एक बहुत ही सुंदर मन। पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जब भी कभी आपने जीनियस शब्द सुना तो आपने जीनियस से किसको समझा और क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक जीनियस व्यक्ति में। We shall now read about a young German civil servant who took the world to storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in his quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of the foreground particle, the electrodynamic of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक ऐसे जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में जिसने पूरे संसार में बहुत सारे बदलाव किए। आज से करीब 100 साल पहले 1905 की जब गर्मियों की बात है, 26 साल का पुराना जो व्यक्ति था उसने अपने पहले के जो चार मेन वो थे आविष्कार वो किए, जैसे कि मोशन और लाइट के बारे में उसने पार्टिकल का मोशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक मूविंग बॉडीज़ और एनर्जी पार्टिकल और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मूविंग बॉडीज़ एनर्जी पार्टिकल के बारे में उसने खोज की। और उसकी जो खोज थी वो साइंटिफिक जर्नल में बहुत ही कम पेजों में लिखी गई, लेकिन उसकी जो खोज है उनसे हमारी संसार की समझ के बारे में विकास हुआ, अंतरिक्ष के बारे में हम जान पाए और पूरा ब्रह्मांड जो है वो किस तरीके से बदलता है तो ये भी हम समझ पाए। और वो नाम था जीनियसनेस का पर्याय आइंस्टीन। 50 years after his death, Albert Einstein genius still reign। तो आज से करीब 50 साल पहले आइंस्टीन का देहांत हो गया, तब से लेकर के उनकी बादशाहत आज तक बनी हुई है। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was the destined for greatness. Only the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी के उल्म में हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं मिल रहा था उनके सफलता के बारे में कि वो इतने महान होंगे। बस एक बातचीत थी जिसके बारे में उनकी माँ हमेशा थोड़ी डरी हुई रहती थी, और वो थी कि उनका जो दिमाग था, वो सिर था, वो सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ा था। दूसरे पॉइंट में लिखा है, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring, so the youngster played by himself. आइंस्टीन के बारे में जब 2-2.5 साल के हुए तो उनके बारे में एक कहावत थी कि वो बोल नहीं पाते थे, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर चीज़ को लगभग 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खेलना है, इसीलिए उनके 2 दोस्त थे उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे, और इसीलिए उस यंग बच्चे ने अपने आप खेलना शुरू किया, अकेले रह कर के खेलना शुरू किया। ये आइंस्टीन के बारे में भी आप समझ रहे हैं। Much of the time he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said, "Fine, but where are her wheels?" तो ज़्यादातर वो अपने आप में खेलते थे और मैकेनिकल चीज़ों को पसंद करते थे। यहाँ तक कि उनकी जब एक नई सिस्टर अभी पैदा हुई वो तो उसके साथ खेलते थे, लेकिन अक्सर यही कहते थे बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ गए। 30 नंबर के पॉइंट में आप हम आगे डिस्कस करेंगे। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter.
because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. तो अब जब हेडमास्टर ने एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन के पिताजी से कहा था कि आपका बच्चा भविष्य में क्या चूज़ करता है ये कहीं मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जो भी चूज़ करेगा वो सफल नहीं होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जब 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया, और चूँकि उनकी माँ भी यही चाहती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया फेमस अपने मज़े के लिए वायलिन बजाया करते थे, और ये स्किल उन्होंने अपने पूरे जीवन भर मेंटेन रखी। फोर्थ नंबर के पॉइंट में हम समझ रहे हैं द बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stiffed there that he left the school for good. तो अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो वो बहुत ही अच्छे एक शिक्षा मतलब विद्यार्थी थे। वो अपना 10th तक का हाई स्कूल तक की शिक्षा उन्होंने म्यूनिक में कंप्लीट करी, जहाँ पर उनकी अभी परिवार अभी अभी मूव करके ही आया था, करीब 15 महीने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया अपने हर सब्जेक्ट में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, तानाशाही के बारे में सुन रखा था, और वो इसके लिए अक्सर टीचरों से लड़ते भी रहते थे, इस तरीके से उनके विरोध भी करते थे। और बहुत जल्दी अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे ही 15 साल के हुए तो उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। अब फिफ्थ नंबर के पॉइंट में हम आगे देखेंगे द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन and left their son with relative. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. तो करीब करीब हम देखते हैं कि पहले के सालों में अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता जो थे वो मिलन चले गए थे, और वो अपने पुत्र को अपने एक दोस्त परिवार के रिलेटिव के यहाँ छोड़ गए थे, रिश्तेदार के यहाँ पे। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने इच्छा जताई कि मुझे तो पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो जर्मन अच्छे से बोल लेता था स्विट्जरलैंड में, और इस प्रकार से वो एक शहर भी था जहाँ पे लोग बाग ज़्यादा लिबरल रह सकते हैं म्यूनिक की तुलना में। छठवें नंबर के पॉइंट में दिया गया आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that happened to the dashing young man with the wordless mustache. तो ये बहुत ही एक सुंदर नौजवान व्यक्ति थे जिनकी अच्छी मूछ जम रही थी। इसमें हमने देखा कि ये मैथ में तो बहुत ही होशियार थे, साथ ही साथ इनका फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन इन्होंने कुछ समय बाद ये डिसाइड किया कि इनको आगे स्कूलिंग की शिक्षा खत्म करने के बाद यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख जाना है। वहाँ पर इन्होंने जो साइंस है वो भर नहीं बल्कि दूसरी भी चीज़ों को इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। वह एक सुंदर नौजवान गठीले सदन का व्यक्ति था अल्बर्ट आइंस्टीन। 7वें नंबर के पॉइंट में अब हम समझेंगे ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलीवा मारिक, whom he found to be a clever creature. The young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could not get degree. Einstein saw in her allegiance against the Philistine those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, later survived in which they put their affection into words, mixing science and tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relative to a victorious conclusion. तो आइंस्टीन के जीवन में एक पढ़ाई भरी नहीं थी बल्कि एक और भी थी, वो तो इसकी बचपन की दोस्त मिलीवा मैरिक, वो भी वहीं पर रहती थी स्विट्जरलैंड में। और लेकिन यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी थी उसमें यूरोप में महिलाएं डिग्री नहीं ले सकती थीं,
इस कारण से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और आइंस्टीन ने उसको देखा था एली के जो विरोध में एक फिलिस्तीनी के अगेंस्ट में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पर, और तभी से ये लोग उसकी फैमिली के साथ में यूनिवर्सिटी में इनका आना जाना लगा रहता था कंटिन्यूसली। और कुछ दिनों बाद ये प्रेम में पड़ गए, जहाँ पर इन्होंने देखा कि जो कुछ भी था इनके पास, सब सब कुछ वो इनका प्यार ही था। ये एक दूसरे के प्रति बिल्कुल आगाध निष्ठा रखते थे। विज्ञान इनके साथ साथ चमत्कार को आइंस्टीन और उसकी वाइफ एक साथ लिखते थे और फिर कंपैरिजन करते थे, और जिसका वर्क अच्छा होता था उसको ये लोग आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार से हमने देखा कि आइंस्टीन का जीवन कैसे चल रहा था। 8th नंबर के पॉइंट में देखते हैं, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। He worked as a teacher assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own idea in the secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1900 के करीब लगभग वो 21 साल के थे गठीली बदन के साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन, और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद वो बेरोजगार रहे। उन्होंने अपना जीवन एक टीचर के रूप में स्टार्ट किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और इस प्रकार से उन्होंने जॉब 1900 में पाली टेक्निकल असिस्टेंट एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न के ऑफिस में। वाइल ही वॉज सपोर्ट टू बी असिस्टिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन। अब जबकि उनको केवल अनुमान रहता था कि वो दूसरे लोगों की खोजों के पास पहुंच रहे हैं। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, लेकिन आइंस्टीन जो थे वो अपना खुद का आइडिया जनरेट कर रहे थे, कहाँ पर, एकांत में बैठ कर के। और वो हमेशा मजाक मजाक में कहते रहते थे कि डेस्क वर्क, मतलब ये जो मैं काम करता हूँ टेबल बैठ के, ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए। 9th नंबर के पॉइंट में हम देख रहे हैं, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to other uh, form, has followed the world's most famous formula which describes the relationship between मास एंड एनर्जी E=mc²। तो हम देख पा रहे हैं कि 1905 में आइंस्टीन ने एक से एक खोज थ्योरी दी, जिसमें से एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप सापेक्षता का सिद्धांत। इस के अनुसार क्या था कि जो टाइम और डिस्टेंस थे वो दोनों एक से नहीं हो सकते थे, भले ही वो एक सी, अगर हम दो घड़ियां लें और दोनों को देखें तो वो भी एक समय पे दोनों सही टाइम एक सा नहीं बताएंगी। ये पूरी जर्नी थी, इसको हम और समझाएंगे जैसे कि जैसे बताते जा रहे हैं। अगर हम सब एक स्थान से मूव करना शुरू करें तो एक दूसरे के कंपैरिजन में सभी लोग मूव करेंगे, और इस प्रकार से अगर हम सभी पूरे संसार के व्यक्तियों की तुलना में मूव करें तो आप देख पाओगे कि एक फॉर्मूला निकल के आता है E=mc², जहाँ पे E क्या है, आपकी एनर्जी है, M आपका मास है, और mc² ये आपकी एक इक्वेशन है जिसमें मास मैथमेटिकल इक्वेशन है। E स्टैंड फॉर द एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C फॉर स्पीड। द लाइट इन अ वैकेंट अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से हमने देख पाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बना रखा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज करके, और ये कंटिन्यूसली चलती गई और फिर निकला आपका E=mc²। 10वें नंबर के पॉइंट में हम देखते हैं, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। जब आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे कठिन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it.
She thought Mileva, who was 3 years older than her son was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. तो अब जब ये खोजें लगातार चल रही थी और अल्बर्ट आइंस्टीन करीब करीब अपनी खोज के पास ही थे विज्ञान में, फिजिक्स में, तो तभी उनकी प्राइवेट जीवन में एक तूफान आ गया। अल्बर्ट आइंस्टीन बात शादी करना चाहते थे मिलीवा के साथ, क्योंकि वो उसी के साथ उन्होंने पढ़ाई भी करी थी पूरी। और उनकी माँ लेकिन जो थी वो इस शादी के अगेंस्ट थी, क्योंकि उनको एक तो मिलीवा बहुत ज़्यादा बदमाश लगती थी और साथ ही साथ वो 3 साल बड़ी थी उनके लड़के से, तो ये नहीं चाहती थी उनकी माँ। और उनका जो लड़का था तो वो 3 साल छोटा था। इस प्रकार से जो थी माँ जानती थी कि मिलीवा जो है बहुत होशियार है, एक प्रकार से चलती फिरती किताब है। और वो आइंस्टीन कहती थी अगर ये भी इसी तरीके की मिल गई तो फिर जीवन बेकार हो जाएगा, तो इसलिए ये शादी तोड़ दो। 11वें नंबर के पॉइंट में देख रहे हैं, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड had 2 sons, but a few years later the marriage flattered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1903 की जनवरी की बात है, उनके शादी फाइनली हो ही गई और उनके 2 पुत्र हुए। अब कुछ समय बाद फिर से हम देख रहे हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो सही नहीं चल रही थी, तितर बितर थी। और इस दौरान मिलीवा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी डिस्टर्ब हो रही थी। और फाइनली वो कंडीशन आ गई जिस समय सबको दुखी होना था। वो थी उसकी वाइफ, क्योंकि उसकी तबीयत जो थी वो लगातार लड़ती रहती थी। और 1919 में जाकर के तो उन्होंने यहाँ से यहाँ तक हो गई लड़ाई की तलाक ले लिया। आइंस्टीन की जो शादी हुई है उसकी कजिन के साथ, एल्सा के साथ, उसी साल हुई है। 12वें नंबर के पॉइंट में हम देखेंगे, आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। इन 1915 he has published his journal Theory of Relativity, which provide a new interpretation of gravity and eclipse of the sun in 1999. Broad 1990. Broad proved that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed star would be reflected through the some gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आइंस्टीन ने अपने जीवन की शुरुआत करी, तो जैसे जैसे वो बढ़ते गए वो उनके कारोबार भी बढ़ते गए। 1915 में आइंस्टीन ने एक जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये लगातार अच्छी अच्छी खोजें कर पा रहे हैं, और जो इक्लिप्स था जो बन रहा था वो सूर्य के पास में 1919 में बन रहा था। इस प्रकार से ये अपने पास 10 वो भी हो गया निर्णय के लिए। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, तो आइंस्टीन ने जो सूर्य के प्रकाश से संबंधित थ्योरी थी उसको पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था, और वो फिक्स थी कि स्टार से जो लाइट निकलेगी वो कितनी दूर तक आएगी, कितनी डिफ्लेक्ट होगी सूर्य से आने वाली जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण। और न्यूज़पेपर में तो ऐसे निकला था साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मतलब एक विज्ञान की क्रांति के रूप में उन्होंने ये चीज़ें छापना शुरू कर दी। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर एंड इन्वेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स के क्षेत्र में 1921 में। इसके बाद तो उनके ऊपर सम्मानों की और निमंत्रण की बरसात हो गई, और अभी न्यूज़पेपर वालों ने भी उनकी बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की।
14 पॉइंट में हम देख रहे हैं व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टीन emigrated to the United States 5 years later. The discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid to Nazis could build their use an atomic bomb. तो अब हम बात करते हैं कि जब नाजीज पावर में आए 1933 में, तो आइंस्टीन अमेरिका चले गए थे, यूनाइटेड स्टेट, और लगभग लगभग 5 साल वहाँ रहे। 5 साल के दौरान उन्होंने रापकी विखंडन की घटना बर्लिन में अमेरिकी फिजिक्स के लिए ये बहुत बड़ी दहाड़ थी। जब वो वहाँ पर रहने लगे तो उनके सारे आविष्कार भी अब उन्हीं के नाम से पेटेंट होने लगे। और कुछ तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल जो नाजीज़वाद और फांसीवाद होता है उसके सख्त 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 विरोधी थे। और आइंस्टीन जो था, अब वो तो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था नाजियों से कि कहीं वो तो इसका बम ना बना लें। इस प्रकार से सभी लोगों को हम अभी देखते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। 15 नंबर के पॉइंट में दिख रहे हैं एट द अर्जिंग अ कॉलीग Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a part might very well destroy the whole port, together with some of the surrounding territories. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. तो आइंस्टीन बहस कर रहा था और उसने एक लेटर भी लिखा था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, और चेताया था कि अगर इस बम का अगर एक बार भी प्रयोग किया गया है तो इतना ज़्यादा ये तबाही मचाएगा कि अपने चारों साइड की पूरी जितनी भी सल्तनत हैं वो सारी की सारी इसकी चपेट में आ जाएंगी, और कोई भी अब हमारे पास शब्द नहीं है कि किस प्रकार से वो इफेक्ट करेंगे, बदलाव करेंगे। और अमेरिका ने वही किया और एक धीरे से परमाणु बम विकसित कर लिया और हिरोशिमा और नागासाकी में अगस्त में 1945 में बम गिरा भी दिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आइंस्टीन की खोजों का प्रयोग अमेरिका ने जर्मनी ने किस प्रकार से किया और अमेरिका ने किस प्रकार से उसका बम गिराए जापान के ऊपर। 16 नंबर के पॉइंट में देख रहे हैं आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन को इस प्रकार के विनिर्माण या के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिली उससे उनको अंदर तक झकझोर दिया। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस समय उन्होंने एक अपना सब पर्सनल संदेश भेजा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने उसमें बोला कि जो भी संसार की पूरी सरकार होगी उसके सामने अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। तो बोले जिस प्रकार से मैंने लेटर लिखा था रूजवेल्ट को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस पर इसी प्रकार से इसका भी नहीं पड़ेगा। इन it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact. तो उसको ये अंदाजा था जिस प्रकार से रूजवेल्ट को लेटर लिखने के बाद उसने कुछ नहीं किया उसी प्रकार से इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। और आइंस्टीन अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे राजनीति में। अगेंस्ट फॉर एन एंड और टू द हार्म बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेनिंग फॉर फ्री एंड डेमोक्रेसी। तो आइंस्टीन ने देखा कि अगले 10 वर्ष तक आइंस्टीन बड़ी एक्टिव रहे राजनीति में, और उस दौरान उन्होंने निश्चित किया देखा कि किस प्रकार से लोग लंबे चौड़े हाथ बनाते हैं और पॉपुलरिटी हासिल करते हैं कैंपेनिंग के द्वारा शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने उस चीज़ को फॉलो किया। 7वें नंबर के पॉइंट में देख रहा है व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो जब 1955 में आइंस्टीन का देहांत हुआ उस समय वो 76 वर्ष के थे। तभी से उनका जो मृत्यु दिवस है या मोक्ष दिवस है वो एक बढ़िया मिशन के रूप में मनाया जाने लगा पूरे भारत में।
और साइंटिफिक जीनियस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि कैसे मतलब एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब होता है कैसे एक पवित्र हृदय हमेशा खुश रहता है और किस प्रकार से वो चीज़ों को यहाँ पर दिखाते हैं। धन्यवाद।